ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, कायरल, अकायरल, डायस्टीरियोमर, एनेंशियोमर्स, लिवोरोटेटरी, डेक्सोरोटेटरी, मीजोफोम। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे दिमाग में भाई बहुत सारी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन पैदा करते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये हमें समझ नहीं आते, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसा रिलेशन है, बहुत पेचीदा रिलेशन है भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है, बहुत उलझा हुआ सा रिलेशन है ये, ठीक है, तो इसे बहुत आराम से समझना है, ठीक है। जरा सी भी अपन ने थोड़ी सी गलती करी तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिगड़ जाएगा भाई, रिलेशन को हम सही समझ नहीं पाएंगे, राइट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा रिलेशन होता है टू और मोर कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है। ये दोनों तो सर बाबा जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कंडीशन थी, राइट। अब यहां पर एक बात और आ रही है कि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, राइट। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती हैं। जैसे मेरे पास दो कंपाउंड है ए और बी, ठीक है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी जैसे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ये ज़्यादातर क्या होंगी भाई, सेम होंगी, राइट। लेकिन इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अभी भी डिफरेंट होंगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन इन तीनों के अलावा यहाँ पर इनका जो बिहेवियर होने वाला है टूवर्ड्स लाइट वो अलग अलग होने वाला है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर नाम में ही आ रहा है ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब लाइट से रिलेटेड कुछ होने वाला है, और लाइट से रिलेटेड है मतलब इनका जो बिहेवियर होने वाला है वो भाई अलग अलग होने वाला है, ठीक है, लाइट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आती है, लाइट की बात करी है तो लाइट में कुछ बात कर लेते हैं। लाइट एक टाइप की EMW होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जब भी वेव प्रोपोगेट करती है, ठीक है, आगे बढ़ती है, तो वहां पर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता है, कुछ ना कुछ चीज ऑसिलेट होती है, ठीक है। लेकिन जब लाइट हमारे पास, जैसे कि हमारा साउंड है, जैसे मैंने कुछ बोला आपसे कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आज हम बात करेंगे, जैसे ही मैंने ये बोला तो यहां पर मैंने क्या करा कि जो एयर के पार्टिकल थे उनमें डिस्टर्बेंस पैदा किया, वो एक दूसरे से ऑसिलेट करते हुए आप तक पहुंचे भाई, ठीक है। अब लेकिन लाइट की बात करें, लाइट सन से आती है, अर्थ तक पहुंचती है। सन और अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है, स्पेस है भाई। वहां पर क्या चीज वाइब्रेट करती है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेनली होता क्या है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है भाई, बहुत गौर से देखना है इसको। जैसे कि यहां पर मेरे पास कोई लाइट सोर्स है, अब ये लाइट सोर्स सन भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकती है, बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक लाइट सोर्स है। एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी प्लेन में वाइब्रेट करती है, इस प्लेन में भी कर रहे हैं, इस प्लेन में भी कर रहे हैं, इस प्लेन में भी कर रहे हैं, मतलब सभी प्लेन में ये क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या रखा हुआ है, सामने इसके निकोल प्रिज्म रखा हुआ है। निकोल प्रिज्म या फिर हम इसे बोलते हैं पोलराइजर। इसकी एक खास बात होती है, ये क्या करता है, इस ऑर्डिनरी लाइट सोर्स को पोलराइज करता है। पोलराइज का मतलब यहां पर ये सिर्फ यहां पर जितनी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रही थी अलग अलग प्लेन में, इससे निकलने के बाद ये सभी एक प्लेन में ऑसिलेट होती हैं, एक प्लेन में वाइब्रेट करती हैं। निकोल प्रिज्म की ये खास बात होती है। जब ये लाइट सोर्स निकोल प्रिज्म से पास हुआ, निकोल प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसकी ये खास बात होती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट करती है, इससे निकलकर, ठीक है। यहां पर ये आ गई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, राइट। अब ये जो फील्ड है वो सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, तो इसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, सिर्फ एक प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, जिसे हम शॉर्ट में PPL बोलते हैं। अब इस PPL को मैं क्या करता हूं, एक ट्यूब लेता हूं,
ठीक है, उसमें जिस कंपाउंड का मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, उस सॉल्यूशन को मैं भर देता हूं यहां पर। ठीक है, उसकी कुछ लेंथ होगी, उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। अब क्या होगा, इस पीपीएल को मैं इस पोलेरीमीटर, ये जो ट्यूब है उसका नाम है पोलेरीमीटर ट्यूब, इस पोलेरीमीटर ट्यूब से मैं पास करता हूं। ठीक है, जब मैं इसे पास कर रहा हूं तो यहां पर मेरे पास 3 रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि ये जैसा यहां था वैसे ही निकलने के बाद मिले, मतलब कोई चेंज नहीं आए, एंगल ऑफ रोटेशन में कोई चेंज नहीं आया। यहां पर जो थीटा आएगा वो कितना आ जाए, 0 डिग्री आ जाए। ठीक है, जैसा था वैसे ही निकल आया। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें पीपीएल रोटेट नहीं होती है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब यहां पर जो थीटा होता है वो 0 डिग्री आता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। ठीक है, सपोज कुछ कंपाउंड मैंने भरा हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा हुआ है, ठीक है, पीपीएल को पास करो और ऐसा मिलता है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो कंपाउंड है भाई यहां पर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दूसरा रिजल्ट मुझे कुछ इस तरह से मिल सकता है कि ये जो पीपीएल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, टिंग, ये रोटेट हो गई भाई। ठीक है, थीटा एंगल से ये रोटेट हो जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रही भाई, रोटेट हो रही। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। या फिर तीसरा केस ये बन सकता है कि ये जो है पीपीएल वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। ठीक है, तीसरा केस ये बनता है। तो ये जो कंपाउंड है भाई, चाहे वो क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब यहां पर आती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात। ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, उन कंपाउंड को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जैसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और कुछ लोग इसे प्लस से भी डिनोट करते हैं, राइट। और ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और कुछ लोग इसे माइनस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पीपीएल है भाई, अगर ये रोटेट हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे ये क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर ये पीपीएल को रोटेट कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहे हैं। अगर यहां पर जो एंगल ऑफ रोटेशन है दैट इज थीटा, अगर वो 0 डिग्री आ जाता है, मतलब ये घुमा ही नहीं रहा है पीपीएल को, अगर घुमा नहीं रहा है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव हम पीपीएल के रोटेशन के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं। अगर पीपीएल को घुमा दिया किसी भी डायरेक्शन में तो ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाया तो क्या बोलेंगे हम उस कंपाउंड को, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब ये बात आती है कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव ज्यादा होगा और कौन ऑप्टिकली एक्टिव कम होगा। यहां पर हम एंगल ऑफ रोटेशन की बात करते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिनमें एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा हो, मतलब जो थीटा है उसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और जिस कंपाउंड में थीटा की वैल्यू कम आएगी वो ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ा सा कम होगा। भाई ऐसा नहीं बोल सकते ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव में तो थीटा आएगा ही नहीं, थीटा तो 0 होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव के केस में। ऑप्टिकल एक्टिव होगा तब हम थीटा की बात करेंगे भाई, ऑप्टिकल इनएक्टिव में थीटा नहीं आता, उसका थीटा की वैल्यू 0 होती है भाई, घुमा ही नहीं रहा है वो तो। ऑप्टिकल एक्टिव आएगा तब घुमाने की बात आएगी, राइट। तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा ऑप्टिकल एक्टिव होगा कोई भी कंपाउंड। ठीक है, अब लेकिन यहां पर ये बात आती है, यहां पर हमने जो लेंथ है या जो कॉन्सेंट्रेशन जो कंपाउंड की हमने डाली है पोलेरीमीटर ट्यूब में, वो हमने कोई फिक्स नहीं करी। 2 कंपाउंड ले लें भाई, ठीक है, एक में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर ले लेता हूं, और जो लेंथ है पोलेरीमीटर ट्यूब की वो 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं। दूसरा कंपाउंड में लेता हूं बी, जिसमें जो सी है कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं 20 मोलर ले लेता हूं, और जो एल है वो मैं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं। तो यहां पर जो थीटा है वो अलग अलग आएगा भाई, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। तो यहां पर मुझे कुछ चीज को फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो भाई कोई को कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको तो फिक्स करना पड़ेगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर हमने कुछ चीजों को फिक्स कर दिया। क्या क्या चीजें फिक्स कर दी हैं देखते हैं। यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन भरी जाएगी कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कॉन्सेंट्रेशन भरी जाएगी वो है 1 ग्राम पर ml।
1 ग्राम पर ml ही भरी जाएगी, कांस्टेंट कर दी। और जो लेंथ होगी पोलरियोमीटर ट्यूब की वो भी हमने फिक्स कर दी है, कितना 1 डेसीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में हम थीटा डिनोट नहीं करते हैं, अब हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। वो होता है एंगल ऑफ रोटेशन दैट इज थीटा पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, थीटा डिवाइडेड बाय एल एंड डू सी। ठीक है, अब इसकी अगर यूनिट की बात करें कि स्पेसिफिक रोटेशन की यूनिट क्या होगी, थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक है, एल जो लिया है वो डेसीमीटर में लिया है, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्राम पर एमएल में, तो यूनिट कुछ इस तरह से निकलती है, रेडियन एमएल पर डेसीमीटर पर ग्राम। राइट, तो इस तरह से हम थीटा निकाल सकते हैं। अब थीटा की बात नहीं करेंगे, अब स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा की बात करें, क्योंकि यहां पर हमने फिक्स कर दिया है इस केस में। ठीक है, तो अब कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो हम पीपीएल के रोटेशन से डिसाइड करते हैं। अगर पीपीएल रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, चाहे वो क्लॉकवाइज में रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज में। अगर पीपीएल रोटेट नहीं कर रहा है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। राइट, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात ये आती है यार कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये किस तरह से पता लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो सवाल आएगा। ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड तरीका है वो तो यही है, जैसे ही सवाल दिखे भाई दौड़कर लैब में जाना है, लैब में उस कंपाउंड को टेस्ट करना है। वैसे ही बेटा कोरोना चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई जाने नहीं देगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन फिर भी चले गए भाई तुम। ठीक है, फिर उसे टेस्ट करना कि ये पीपीएल को रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं कर रहा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर वापस दौड़ कर आना जब तक जेईई मेंस या नीट खत्म हो चुका होगा भाई। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आता है कि अब हम किस तरह से निकालेंगे कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो हम इसी पॉइंट पर अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देखना। अगर आपका कंपाउंड डाइसिमेट्रिक है, डाइसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ठीक है, बिल्कुल क्लोज रिलेशन होता है भाई इनमें। ठीक है, कुछ लोग इसे एसिमेट्रिक के तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन एसिमेट्रिक कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है। जब आप बुक्स पढ़ते हो भाई, ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर में एसिमेट्रिक लिखा होता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में आप करके देखते हो एक्सपेरिमेंट, तो ये निकल के आता है कि एसिमेट्रिक नहीं होता है भाई कोई भी, उसको हम डाइसिमेट्रिक बोलते हैं। अगर आपका कंपाउंड या आपके लिए आपके लेवल पर एसिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है, अगर आपका कंपाउंड डाइसिमेट्रिक होता है जैसे कि अनसिमेट्रिकल होता है, तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अगर आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसमें कायरलिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर आपका कंपाउंड में कायरलिटी प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर उसमें कायरलिटी प्रेजेंट है, ठीक है, कायरलिटी अगर प्रेजेंट है तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज देगा। ठीक है, कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होंगी, ये एक दूसरे से लिंक है भाई। डाइसिमेट्रिक है तो कायरलिटी है कंपाउंड में, और अगर कायरलिटी है तो कंपाउंड और उसकी इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगी। ठीक है, मतलब ये जो तीन है ना, जो तीन वर्ड लिखे हैं, जो तीन टर्म लिखे हैं, वो एक ही बात को डिनोट कर रहे हैं, एक ही सीक्वेंस में। अगर कंपाउंड डाइसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल होता है उसमें कायरलिटी होगी, अगर कायरलिटी है तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। अब नॉन सुपर इंपोजेबल की बात आई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, नॉन सुपर इंपोजेबल जैसे कि अगर हम नेचर में देखें तो ज्यादातर जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, और बहुत कम ऐसे कंपाउंड हैं जो अनसिमेट्रिकल हैं। ठीक है,
जैसे कि अपने आप को देखो भाई, ठीक है, आप क्या हो, सिमेट्रिकल हो, बायो वालों जानते होगे भाई, ठीक है, रेडियल बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, होता था ना जो एनिमल को आप डिवाइड करते थे भाई एनिमल किंगडम में, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही था कि हम अपने आप को देखें तो हम भी सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। यहाँ से काटो भाई, मेरे को एक दो बोल रहे हैं, काट लो बाबा जी, ठीक है, यहाँ से काटो तो मैं सिमेट्रिकल हो जाऊंगा भाई, मेरा आधा पोर्शन और ये इक्वल डिवाइड हो जाएंगे तो मैं सिमेट्रिकल हो जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज किस तरह से, जैसे कि मेरा हाथ देखो, ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है भाई, इसे कभी भी आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। यहाँ से काटोगे तो अंगूठा आएगा भाई, समझ पा रहे हो, इस साइड अंगूठा थोड़ी है। अब यहाँ पर देखो, ये हाथ बना के रखा हुआ है मैंने, ये इस तरह से, ये लड़की का हाथ है भाई, ठीक है। कि अब बात आती है कि यार बाबा जी आपने ये किस तरह से पहचाना कि ये लड़की का हाथ है, ये लड़की का, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखो कि ये जो नाखून है भाई बहुत नुकीले हैं, लड़कों के नाखून थोड़े होते हैं बेटा, देखो ये नाखून कुछ है ही नहीं है बेटा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नुकीले हैं, मतलब ये लड़की का हाथ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हाथ है भाई, कि अब आप कुछ सोच रहे हैं कि बाबा जी रिंग नहीं है, ठीक है, रिंग नहीं भी है भाई, ठीक है, रिंग नहीं है भाई इसमें। अब यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, तो बीच में क्या करा, एक शीशा रख दिया, मिरर रख दिया। अब इसकी मिरर इमेज बनी ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी भाई, इसकी मिरर इमेज है, इसकी ये जो है ऐसा हाथ है, ठीक है, ये अंगूठा है भाई, थंब है ये, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी ये, ठीक है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी ये, इसकी मिरर इमेज ये होगी, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, ये थंब है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर सुपर इम्पोज की बात आती है, सुपर इम्पोज क्या करना, इसको उठाओ, टिंग, ठीक है, इसको उठाओ और इसको इसके ऊपर रख दो, ठीक है, इसको उठाओ भाई और ऐसे पलट दो, ऐसे पलटोगे तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। लेकिन जब हमें सुपर इम्पोज करना है, सुपर इम्पोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे उठाना पड़ेगा, ऐसे उठाया और इस पे रखा, ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोज होगी, ये अंगूठा यहां पर आएगा, समझ पा रहे हो। ये जो है भाई, ये जो हाथ है और ये जो हाथ है, ठीक है, ये ऐसा हाथ है, यहां पर देखना, ये यहां पर ऐसा हाथ है। अब इस हाथ को मैं उठा रहा हूं, ये जो हाथ है वो ऐसा है, इसे अगर मैं यहां पे उठा के यहां रखता हूं तो ये नॉन सुपर इम्पोज कभी नहीं हो रही, ये थंब यहां पर आ रहा है, ये थंब ये, ठीक है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। तो अगर इनको चेक कर लिया हमने तो हमारा कंपाउंड का होने वाला है ऑप्टिकली एक्टिव। नहीं तो स्टैंडर्ड तरीका तो वही है, जल्दी से भागकर लैब में जाओ, टेस्ट करो, वापस आओ, पता चलेगा जब तक जेई एडवांस आ गया बेटा, ठीक है, तब तक काउंसलिंग होना स्टार्ट हो गई, जब तक तुम आओगे, ठीक है। इंडिया की हालत वैसी खराब है बेटा अभी, ठीक है। तो ये तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। अब बात आती है कि जो नेचर है भाई, वहाँ पर ज़्यादातर जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की थोड़ी सी बात करते हैं, सिमेट्रिकल वर्सेस एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादातर मैं डाइसिमेट्रिकल की बात करूँगा भाई यहाँ पे, क्योंकि एसिमेट्रिकल कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो हम डाइसिमेट्रिकल की बात करते हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिकल क्या है, सिमेट्रिकल में जो कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल होते हैं वो सिमेट्रिक में होते हैं, सिमेट्रिकल होता है वहाँ पर। अब जैसे कि ये जो कंपाउंड है भाई, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल है, उनकी एक सिमेट्री है। अब यहाँ से अगर मैं किसी लाइट को पास करता हूँ, ठीक है, इस पार्टिकल ने इसे यहाँ पर डिविएट करा, तो वो पार्टिकल दोबारा से, ये वाला पार्टिकल दोबारा से उसी एंगल पे उसे भेज देगा। मतलब यहाँ पर जो आ रही लाइट का कोई भी रोटेशन नहीं आने वाला सिमेट्रिकल के केस में, मतलब यहाँ पर जो थीटा आने वाला है वो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। अगर जीरो आएगा मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, और रोटेट नहीं कर रहा है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एसिमेट्रिकल की बात करते हैं कि एसिमेट्रिकल में क्या केस होने वाला है। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकल है भाई, कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल में सिमेट्री नहीं है। अब ये जो लाइट रे आई वहाँ से, यहाँ से डिविएट हुई वहाँ यहाँ पर, लेकिन अब ये जो सिमेट्रिकल नहीं है तो ये किसी एंगल पर इसे डिविएट कर देगा। अगर डिविएट कर रहा है भाई मतलब थीटा आ रहा है, और थीटा आ रहा है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव वाला केस है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल और डाइसिमेट्रिकल इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। अगर आपके कंपाउंड में कायरलिटी है, कायरलिटी है तो उसमें डाइसिमेट्रिक होगा भाई,
और अगर डाइसिमेट्रिक है तो इमेज और कंपाउंड और उसकी इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगी, ये ध्यान रखना, राइट। अब जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है भाई, यहाँ पे कार्बन COH, एक CH3OH एंड H, ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है। अब मैं इसकी सामने शीशा रखता हूँ भाई, मिरर इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मिरर इमेज बनाना क्या करना पड़ेगा, इसको पलट दो, ठीक है। इसे उठाया और पलट दिया, पलटा तो CH3 यहाँ पे आ गया, COH ऊपर था, ऊपर ही रहेगा, OH नीचे था, नीचे रहेगा, H जैसे ही पलटूंगा, ये CH3 को उठा के यहाँ पे रखूंगा तो H इस साइड चला जाएगा, तो H यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज को देखना भाई, ठीक है। अब इन दोनों को देखें तो अगर इसे मैं सुपर इम्पोज करने की कोशिश करता हूं तो इसे उठाता हूं और यहां पर पुट करता हूं, ठीक है। अब यहां पर हम कुछ इस तरह से सुपर इम्पोज नहीं करते हैं यार, ठीक है। सुपर इम्पोज करने का ये तरीका नहीं होता है कभी भी कि उठा के और यहां पर रख दिया, नहीं, ये गलत तरीका है। स्टैंडर्ड तरीका कुछ इस तरह से होता है कि इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट करो, ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट करो। जैसे ही आप इसे 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो यहां पर होने क्या वाला है कि OH जो जाने वाला है वो ऊपर जाने वाला है और COOH नीचे आने वाला है, और जो H है वो CH3 की जगह आने वाला है और जो CH3 है वो H की जगह आने वाला है। अब यहां पर मैं सुपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं सुपर इम्पोज करूंगा भाई, यहां पर जो H है, H को सुपर इम्पोज कर लेगा, तो CH3 है वो CH3 को सुपर इम्पोज कर लेगा, लेकिन OH ऊपर आ चुका है और COH नीचे आ चुका है। अब ये लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देने वाले हैं, ठीक है। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं तो ये जो कंपाउंड हैं भाई वो ऑप्टिकली एक्टिव है। दो कंपाउंड हैं ये अलग अलग, ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं भाई, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव है मतलब ये PPL को रोटेट करेगा, ठीक है। अगर ये जो कंपाउंड है भाई, ठीक है, ये वाला कंपाउंड जो है वो अगर PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये वाला कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा PPL को, ठीक है। अगर ये इसका स्पेसिफिक रोटेशन -x होता है तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन +x आने वाला है, मतलब जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो तो सेम रहने वाला है, ठीक है। थीटा का जो मैग्नीट्यूड है, ये अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने वाली है। ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, या ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज हम बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अभी पता नहीं है, मान लिया भाई, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे पेयर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जो एक दूसरे से मिरर इमेज हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स, ठीक है। दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो उन दोनों को हम क्या बोलते हैं भाई, ये एनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। एनेंशियोमर्स हैं तो मतलब यहां पर जो एंगल ऑफ रोटेशन है, जो थीटा है, वो इक्वल आने वाला है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है, ये ध्यान रखना है। तो अब ये एक नया टर्म आता है एनेंशियोमर्स, ठीक है। एनेंशियोमर्स की अगर बात करें तो एनेंशियोमर्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। दे रोटेट द PPL इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल रोटेट करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स, राइट। अभी तक समझ आया भाई, ये जो कहानी है, ठीक है। अब हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं मेनली, ठीक है। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही।
जय हो।